बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक्स अपने चैप्टर नंबर 1 के और बाकी चैप्टर्स के। और मैंने आपको बताया था कि जितनी भी रिवीजन की स्लाइड्स हैं आपने इनको बहुत गौर से देखना है, और मैंने आपको इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करी हूँ कि किस तरह से आपने एग्ज़ाम में किस पैटर्न से लिखना है और कौन कौन से टॉपिक्स की बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अ, हमने एंड किया था अपना लेक्चर वहीं पे कि भाई आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपने ये देखा था। इसके अलावा जो है आप मेमोरी देखा था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मेमोरी के टॉपिक में से मैं आपको इम्पोर्टेंट बताती हूँ। देखिए हमने मेमोरी डिस्कस कर रहे हैं ना। मेमोरी में ये तो आपके पास मेन मेमोरी है यानी रैम। मैंने आपको कहा रैम करेंगे आप, रैम की दोनों टाइप्स करेंगे, एस रैम और डी रैम, ठीक है। ये दोनों टाइप्स हो गई। मेमोरी के बाद उसमें और क्या चीज़ थी, प्राइमरी सेकेंडरी था। प्राइमरी सेकेंडरी की डेफिनेशन याद किया आपने। फिर प्राइमरी मेमोरी सारी याद की, कौन सी, रैम, एस रैम, डी रैम किया। रोम याद किया। रोम क्या था, रीड ओनली मेमोरी, एक ऐसी मेमोरी जिसको सिर्फ रीड किया जा सके। और ये क्या थी, ये आपके पास वॉलेटाइल इन नेचर थी या नॉन वॉलेटाइल थी। बिल्कुल ये नॉन वॉलेटाइल होती है इन नेचर, आपको पता है। सारी की सारी प्राइमरी मेमोरीज जो हैं वो वॉलेटाइल होती हैं एक्सेप्ट रोम, सही है। रोम के अलावा सारी की सारी वॉलेटाइल होती हैं, सिर्फ आपके पास रोम है जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तो देखिए एग्जाम में जो लिखने का तरीका है ना वो इसी तरह का है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए जो जो जिस मेमोरी को भी आप डिफाइन कर रहे हैं वो प्राइमरी या सेकेंडरी। आपने लिख दिया दिस इज द प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। आपने प्राइमरी लिख दिया। प्राइमरी के बाद आपने लिखा क्या, ये वॉलेटाइल इन नेचर है या नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये आ गया, मैं आपको डेफिनेशन इसका बता रही हूँ, ठीक है। प्राइमरी है, वॉलेटाइल इन नेचर है। डाटा अगर वॉलेटाइल इन नेचर है तो डाटा को रिटेन तब तक रखेगा जब रखेगी जब तक इसे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना मिले। अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना मिले तो ये क्या कर देगी, डाटा को लॉस्ट कर देगी, अदरवाइज इसको अपने पास ही स्टोर करके रखेगी। वॉलेटाइल का तो ये मतलब होता है। नॉन वॉलेटाइल का क्या होता है, अगर उसे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना मिले तो भी वो अपने पास डाटा को होल्ड करके रखती है। डेटा को होल्ड करने की कैपेबिलिटी होती है इनमें, नॉन वॉलेटाइल नेचर जो मेमोरीज होती हैं। अब रोम आपको पता है, रोम में एक परमानेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है जिसको फिर्मवेयर कहते हैं। अब मैंने फिर्मवेयर पूछा कि फिर्मवेयर क्या है, तो क्या है, एक परमानेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को बूट करने में मदद देता है, सही है। जो लोगो वगैरह सारी चीज़ें हम देखते हैं आपके सिस्टम में स्टार्टअप पे जो नज़र आ रही होती हैं वो सारी रोम के अंदर स्टोर होती हैं। आपने क्या करना है, आपने ये वाले जो टॉपिक्स हैं, रोम, रोम की टाइप्स मैं आपको आगे बताऊंगी, रोम की टाइप्स भी। तो अपने डेफिनेशन लिखते हुए ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हैं। अब रैम की बात कर रहे हैं तो रैम क्या है आपके पास, रैम एज अ वॉलेटाइल मेमोरी, यानी इट्स अ टेम्प्रेरी मेमोरी। अगर इसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना मिले तो ये डाटा को लॉस्ट कर देती है अपने पास से। अब आपके पास ये कुछ सेल्स हैं मेमोरी के, मैंने आपको कहा इनको सेल्स कहते हैं। ये जो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस हैं इनको सेल कहा जाता है। ये इसका कंटेंट है, ये इसका एड्रेस है, सही है। इस तरह से आपकी मेमोरी के अंदर चीज़ें स्टोर होती हैं। देखिए आपको अच्छे मार्क्स कब मिलते हैं, ठीक है। एक चीज़ है जो आप जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर आप उसी के नीचे डायग्राम बना देंगे ना, जैसे ये बनी हुई है रैम की, सही है। इसी का आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया तो 110% आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि पढ़ने जब कोई भी आपकी कॉपी रीड कर रहा होगा और नीचे डायग्राम देखेगा तो वो कहेगा वाकई इससे पता है जो भी इसने लिखा है वो बिल्कुल सही है, इसको समझ आती हैं चीज़ें। अच्छा जी, इसमें क्या है कि भाई ये कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में ये 1 बाइट की थी, 8 बिट्स जो थे इसके अंदर स्टोर हो गए। अब अगर इससे बड़ा नंबर होगा कोई तो वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में आएगा। ये इन्होंने बताया हुआ है कि वो लार्ज स्पेस इस तरह से ऑक्यूपाई करेगा कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में। स्टोरेज कैपेसिटी, एवरी मेमोरी डिवाइस हैज अ स्टोरेज कैपेसिटी, सही है। स्टोरेज कैपेसिटी ये बिल्कुल इसी तरह से है। किसी भी चीज़ की कैपेबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 kg के बैग में 1 kg ही सामान आ सकता है, ठीक है। उसकी क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 1 kg की है, कि वो 1 kg डाटा को अपने अंदर होल्ड कर सकती है। इसी तरह से ये देखते जाएं, आपके पास के बी है। के बी क्या है, 2⁻10 यानी 1024। मेगाबाइट्स में जाएंगे तो 2⁻20 यानी ओवर 1 मिलियन। गीगाबाइट्स पे जाएंगे तो 2⁻30 ओवर 1 बिलियन, वेयर एज द टेराबाइट 2⁻40 ओवर 1 ट्रिलियन। अब अगर मैं आपसे, अब देखें आपने प्रीवियस में इसके कन्वर्जन्स भी देखे थे, तो आपने कन्वर्जन्स जो है
उस लेक्चर में से अच्छे से देखने हैं कि कौन सा यूनिट किस में किस तरह से कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये वाली चीज़ें आ गई आपकी, ये आपको यूनिट्स याद रखने हैं, MBA, KB, MB, GB, TB। अगर मैंने इसको कहा कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करें तो आपको आना चाहिए। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, स्मॉलर टू बिगर, तो सबसे पहले आएगा KB, MB। ये अभी जिस ऑर्डर में है ना, ये असेंडिंग में है। अगर मैं कहूँ डिसेंडिंग में अरेंज करें तो आपने इस ऑर्डर में अरेंज करना है, पहले TB, GB, MB एंड देन KB। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास वही सारी चीज़ें हैं जो भी मैंने आपको बताई हैं। मेन मेमोरी की डेफिनेशन, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस आर नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। अच्छा, प्राइमरी में मैंने आपको बताया प्राइमरी मेमोरीज आर दोज which that sorry primary memories are those which are volatile in nature except ROM, and the secondary memories are those which are non volatile in nature। सही है। secondary memories USB हो, magnetic storage device है यानी हार्ड डिस्क, या फिर कोई टेप ड्राइव है, सारी की सारी डिवाइसेस क्या हैं, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होती हैं। ये याद रखना है आपने। मेन मेमोरी एंड डिस्क्स आर डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस, इंफॉर्मेशन कैन रीच डायरेक्टली। सही है। मेन मेमोरी और डिस्क से क्या होता है, डायरेक्ट, ये डायरेक्टली एक्सेस डिवाइसेस हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ से डाटा डायरेक्टली उठाता है। एंड रैंडम एक्सेस आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। रैंडम एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस का एक ही मतलब, इनको एज अ सिनोनिम इस्तेमाल किया जाता है एक दूसरे के, इंटरचेंजेबली। सही है। यानी डायरेक्ट एक्सेस का मतलब वही है रैंडम एक्सेस। और आपको पता है आपकी रैम में जो पॉइंट्स लिखते हैं, पहला पॉइंट क्या है आपके पास, इट्स अ प्राइमरी मेमोरी। Secondly, it is directly accessible by a central processing unit. Third, it's non-volatile in nature. It stores data. It's sorry, volatile memory. It is temporary in nature. उसके अलावा क्या लिखेंगे आप, उसके अलावा इसमें क्या लिख सकते हैं कि भाई ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या बताया था मैंने, कि आपकी ये वो मेमोरी है जिसमें से आप रैंडमली डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको टेप ड्राइव की एग्जांपल दी थी। टेप ड्राइव में क्या होता था, जब हम कैसेट उसके अंदर प्लेस करते थे तो उसमें सीक्वेंशियली जो थे वो साउंड ट्रैक्स जो भी आपने लगाए हुए हैं वो सीक्वेंशियली रन होते थे। सही है। अगर मुझे फर्स्ट साउंड ट्रैक से फोर्थ साउंड ट्रैक पे जाना है तो मुझे वो शुरू के तीनों साउंड ट्रैक्स जो हैं वो सुनने पड़ेंगे, या फिर क्या करना पड़ेगा, उनको फॉरवर्ड का एक बटन होता था, फॉरवर्ड करके और वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। मतलब कोई डायरेक्टली एक्सेस नहीं है कि मैं उसको रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकती। अभी तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास डाटा खुला हुआ होता है, मैं उसको रैम में क्या करती हूँ, रैंडमली ओपन कर रही होती हूँ। फर्स्ट हो 100 हो या कोई सा भी साउंड ट्रैक हो, मैं उसको क्या करती हूँ, रैंडमली एक्सेस कर लेती हूँ। मैग्नेटिक टेप इज अ सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। बिल्कुल वही चीज़ है जो भी मैंने आपको बताया है, ये सेंटेंस पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, रैम वर्सेस रोम। रैम is a random access which is a directly accessed device, whereas ROM is a read only memory जिसको सिर्फ रीड किया जा सकता है। अब ROM, रैम की मैंने आपको सारी बात बताई। ROM में क्या लिखेंगे, इट्स अ नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। It's a non-volatile memory. Yeah, it's non-volatile in nature. Next, it stores, which means it stores data. It stores data permanently. ऐसा ही है। नेक्स्ट क्या होगा, इट स्टोर्स डाटा परमानेंटली हो गया। इसके अलावा आपने क्या लिखना है, फर्स्ट ये आ गया, सेकंड ये आ गया। इसके अलावा आप इसकी टाइप्स लिख सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रोम। वैसे इसकी और टाइप्स भी होती हैं, लेकिन आपकी बुक में जो है ना वो 3 ही है, तो हम 3 ही डिस्कस करते हैं। पी रोम विच इज़ द प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सही है। वन टाइम प्रोग्रामेबल है, एक दफ़ा आपने इसको प्रोग्राम कर दिया तो कर दिया, आप इसका डाटा इरेज नहीं कर सकते, सिर्फ एक दफ़ा प्रोग्राम हो सकती है। वेयर एज EPROM इज एन इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सही है। एक ऐसी मेमोरी जो इरेजेबल हो। सही है। और आपको पता है EPROM जो है वो यूवी लाइट के एक्सपोजर से क्या किया जाता है, उसका डाटा इरेज किया जाता है। अब मैंने आपको बताया था जब यूवी लाइट उसके ऊपर पड़ती है ना, उसका एक्सपोजर होता है, तो पूरा का पूरा डाटा उस पर जितना भी होता है वो रिमूव हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि मैं उसमें से कुछ चंक्स ऑफ डाटा जो है वो रिमूव कर सकूँ। जैसे ये 5 MB की है, फर्ज करें 5 MB की EPROM है। सही है। और मैंने उसमें से 2 MB डिलीट करना है, 2 MB जो है वो चेंज करना है मैंने डाटा में। ठीक है।
तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ 2 MB डिलीट करके 3 MB में रिटेन कर लूँ, बल्कि जब इस पर यूवी लाइट की एक्सपोजर होगा तो ईपी रोम में से पूरा डाटा चला जाएगा। इसके अलावा भाई आपके पास ये रोम्स वगैरह जो हैं वो आपके कैलकुलेटर्स में भी इस्तेमाल होते हैं। ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल हो, प्रोग्रामेबल हो, सही है, इलेक्ट्रिकली इरेज करके उसको दोबारा से प्रोग्राम किया जा सकता है, आप नाम से याद रखें। फर्स्ट वन क्या थी? प्रोग्रामेबल, जो सिर्फ एक बार प्रोग्राम की जा सके। ईपी रोम क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल, जो इरेज की जाती है बाय द हेल्प ऑफ यूवी लाइट, ये याद रखना है अपने, अल्ट्रावायलेट लाइट से रिमूव की जाती है। ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सही है, जिस ऐसी रोम जिसको इलेक्ट्रिकली जो है इरेजेबल हो और फिर उसको क्या किया जा सके? प्रोग्राम किया जा सकते, प्रोग्राम किया जा सके। अब इसमें क्या होता है? इसमें मैंने आपसे कहा था अगर आपने कुछ पार्ट डाटा का रिटेन रखना है तो ऐसा हो सकता है कि आपने जितना पार्ट इसका डिलीट करना है आप सिर्फ उसको जो है वो क्या कर दें? इरेज कर दें, बाकी सारी चीज़ें जो है वो एज इट इज़ रखें। रैम एंड मेन मेमोरी आर बेसिकली इंटरचेंजेबल। मैं रैम पूछूं, मेन मेमोरी पूछूं, आपने रैम ही लिखना है। कुड बी द सेट ऑफ मेमोरी चिप और द सेपरेट डिवाइस सच एज सीडी रोम। बोथ रैम एंड रोम आर रैंडम डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस। दोनों डायरेक्टली एक्सेस डिवाइसेस हैं, ये याद रखना है। शुड बी प्रॉब्ली कॉल्ड रीड राइट। रैम क्या है? रीड और राइट है। मेमोरी है। अब आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमने कल भी डिस्कस किया था, आज हम इसको दोबारा देखते हैं डिटेल में। CPU इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर कॉन्टिन्यूसली। अब देखें इसमें दो पार्ट्स हैं इसके, ठीक है, जो आपने मेनली डिस्कस करने हैं लाजमी। एक मैंने आपसे कहा था आपने ब्लॉक डायग्राम लाजमी बनानी है। दूसरा जो आपने दो पार्ट्स इसके डिस्कस करने हैं, एक था आपके पास कंट्रोल यूनिट विच इज कॉल्ड CU, CU इज द कंट्रोल यूनिट, और दूसरा है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सही है। कंट्रोल यूनिट में क्या करना है आपने? कंट्रोल यूनिट में आपने करना है इट इज वर्क लाइक अ ट्रैफिक कॉप, सही है, ट्रैफिक कॉप की तरह काम करेगा, डायरेक्शंस देगा कि भाई कहाँ से डाटा आ रहा है, कहाँ पे डाटा भेजना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये वाला काम इसका होगा। सारा ट्रैफिक का फ्लो कंट्रोल CU के पास है, सही है। मैं लिख देती हूँ ट्रैफिक फ्लो कंट्रोल, FLOW लिखा है ये। ट्रैफिक फ्लो कंट्रोल का काम किसके पास है? CU के पास है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट है आपके पास ट्रैफिक फ्लो कंट्रोल हो गया। एक आप लिखेंगे डिसीजन मेकिंग, सही है, डिसीजन मेकिंग का काम ये करता है। डिसीजन मेकिंग का काम CU करेगा। उसके अलावा आपको पता है, लास्ट वन आप इसमें लिख दीजिएगा, परफॉर्म्स फैच, डीकोड एंड एग्जीक्यूट। ये सारे काम जो है आपका बेचारा CU कर रहा होता है। ALU इज द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सारी अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस आपका जो है सेंट्रल ALU परफॉर्म करेगा, ठीक, विच इज ऑल्सो द मेन पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखें अब मैंने आपको पॉइंट्स बनाने सिखाए। अर्थमेटिक यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, परसेंटेज लिख दिया मैंने, डिवीजन आ गया आपके पास। अच्छा जी, और लॉजिकल में क्या आएगा आपके पास? लॉजिकल में आपके पास आएगा दिस इज द ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू, कंपैरिजन के जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो लॉजिकल में आपके पास आ जाएंगे। फैच, पहले इंस्ट्रक्शन फैच की जाती है, हमने फैच डिकोड बड़ी डिटेल में पढ़ा था। फैच करके उसको डिकोड किया जाता है, देन एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है, फिर अगला डाटा फैच किया जाता है। ये पूरा साइकिल आपने बिल्कुल एज इट इज ड्रॉ करनी है। देखिए कंट्रोल यूनिट के लिए आपने फैच डिकोड एग्जीक्यूट की, जो छोटी सी ब्लॉक डायग्राम अभी मैंने दिखाई थी ना आपको, आपने वो कर दी, सही है, वो पूरी साइकिल ड्रॉ कर दी, आपने CU डिफाइन कर दिया, आपको बेहतरीन नंबर मिलेंगे। ALU में जितनी मैंने आपको बताया वो आपने डिफाइन कर दिया, नीचे उसकी ब्लॉक डायग्राम बना दी पूरे, और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए डायग्राम। अगर नीट एंड क्लीन नहीं होगी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये ना हो यही नहीं पता कि फ्लो ऑफ डाटा बस इसका किस तरह से है, दोनों तरफ से आ रहा है, एक तरफ से आ रहा है, यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है, ठीक। This is the block diagram which performs ALU, which performs calculations and decision. Registers are the smallest storage area and the control unit. इसमें आपने flow देखा, coordinate,
प्रोसेसिंग स्टेप्स, ये वाली जो डायग्राम थी आपने लाजमी ड्रॉ करनी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। स्पीड ऑफ सीपीयू इज कंट्रोल्ड बाय द सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की स्पीड कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रॉनिक पल्स एट रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेट करता है। द पल्सेस कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द सीपीयू। द स्पीड इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज। सही है, फ्रीक्वेंसी है ना, स्पीड है, तो किस में मेजर करेंगे इसको, हर्ट्ज में मेजर करेंगे। मेगाहर्ट्ज में इसकी सिस्टम क्लॉक की स्पीड मेजर की जाती है। और सिस्टम क्लॉक क्या करती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की स्पीड को कंट्रोल करती है। अब आपके पास एक और डिवाइस है विच इज कॉल्ड मॉनिटर। मॉनिटर में आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, मॉनिटर में आपने कलर स्क्रीन्स करनी है। और मैं आपको थोड़ा सा वैसे ही डिफाइन कर देती हूँ मॉनिटर में आप करते क्या हैं। मॉनिटर जो है बेसिकली उसमें आपके पास दो तरह के मॉनिटर्स होते हैं। सही है, एक कलर स्क्रीन्स, सही है, और एक है आपके पास सिंगल कलर। सिंगल कलर में आपके पास आ जाएगा ब्लैक एंड वाइट, और आपके पास आ जाएगा एम्बर, और आ जाएगा आपके पास ग्रीन स्क्रीन। ठीक है, ये तीन स्क्रीन्स आ गई। कलर स्क्रीन्स आपने पढ़ी थी, वीजीए पढ़ा था, जिसमें वीजीए हो, एसवीजीए पढ़ा था, एक्सजीए पढ़ा था, एसएक्सजीए पढ़ा था। ये सारी जो थी वो कलर स्क्रीन्स थी। अब देखें, और अगर हम इसको उस कैटेगरी में ले जाएं तो ऊपर अगर हम इसका और करें तो ये किसकी क्लासिफिकेशन थी, एक था आपके पास सीआरटी। सही है, ये सारी किसकी टाइप्स थी, सीआरटी इसकी टाइप थी। फिर आपके पास फर्दर जो मॉनिटर क्लासिफाई हुआ था वो किस में हुआ था, फ्लैट पैनल में। ठीक है, सीआरटीज में क्या था, कैथोड रे ट्यूब में क्या चीज़ थी, कैथोड रे ट्यूब में ये था कि आपके पास इलेक्ट्रॉन गन थी, वो इलेक्ट्रॉन फायर करती थी, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब उसमें से निकलते थे तो क्या होता था, वो जाके हिट करते थे आपकी स्क्रीन को जिस पे कोटिंग हुई हुई थी फॉस्फोर की। जब वो हिट करते थे तो वो फॉस्फोर ग्लो करता था, जिसकी वजह से आपको आपकी स्क्रीन पे कलर नजर आते थे। अब मैंने कहा था कि अगर आपके पास सिंगल गन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई किसी स्क्रीन में, तो दिस आर द सिंगल कलर मॉनिटर। और अगर उसमें 3 गन्स लगी हुई हैं, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, 3 गन्स लगी हुई हैं, तो वो कलर स्क्रीन फॉर्म करेंगी। ठीक है, अच्छा जी, और आपको पता है मॉनिटर का साइज जो है वो डायगनली मेजर किया जाता है। इट इज जस्ट लाइक योर टीवी स्क्रीन्स। ठीक, टीवी स्क्रीन का साइज भी डायगनली मेजर करते हैं, मॉनिटर का साइज भी डायगनली मेजर करते हैं। 16.5 इंचेस जो है मोस्टली आपके लैपटॉप्स की स्क्रीन का होता है। मॉनिटर 17 इंचेस के भी आते हैं और इससे बड़ी स्क्रीन्स भी आती हैं। A monitor has a certain maximum resolution. Resolution क्या था आपके पास, horizontal into vertical, number of pixel. Pixel क्या था, smallest unit of the screen is called pixel. ये पिक्सल है, पिक्सल से छोटे छोटे डॉट से मिलके क्या बना हुआ है, आपकी स्क्रीन बनी हुई है जिसको पिक्सल कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द स्क्रीन। अब ये देखें, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास ए है, कितना ब्लरी इमेज है ये। सही है, क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ पिक्सल्स कम होंगे तभी इसने इस तरह की इमेज जनरेट की है। अगर इसके अच्छे नंबर ऑफ पिक्सल होते हैं तो बड़ी स्मूथ इमेज होती है, जैसे आपको अभी नज़र आ रही है। तो इसका मतलब इसका रेजोल्यूशन क्या है, इसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, इसके नंबर ऑफ पिक्सल्स बहुत अच्छे हैं, इसीलिए इसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका रेजोल्यूशन होगा। हायर रेजोल्यूशन मोर पिक्सल्स प्रोड्यूस शार्प इमेजेस, यही बताया है अभी मैंने आपको। नेक्स्ट हम अपना चैप्टर 2 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर 1 में से मैं आपको फिर बता दूं आपने क्या करना है, आपने करना है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस भी करने और इसके फीचर्स भी करने। ठीक है, ये नंबर 1 टॉपिक आ गया आपका। नंबर 2 टॉपिक कौन सा है आपका, नंबर 2 है आपके पास, ये ऑपरेटिंग सिस्टम चला गया आपके पास, और टॉपिक नंबर 2 है आपके पास व्हाट, आप कर लें स्कैनिंग डिवाइसेस करनी है आपने। सही है, नंबर 3 पे मैंने आपको क्या बताया था, प्रिंटर्स करने आपने, और प्रिंटर की दोनों टाइप्स करनी है, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट। इसका आपने फिजिकल क्लास में, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिनका आपने फिजिकल क्लास में टेस्ट दिया हुआ है। नंबर 3 क्या करना था, मैंने आपको बताया था लैंग्वेज ट्रांसलेटर करना है। सही है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया। नंबर 4 आपके पास CPU हो गया, और फिर आपके पास पूरी मेमोरी हायरार्की। सही है, प्राइमरी सेकेंडरी और प्राइमरी की टाइप्स और सेकेंडरी की टाइप्स। सेकेंडरी की टाइप्स में से मैंने आपसे कहा कि आपने हार्ड डिस्क बहुत अच्छे से करना है।
ठीक है। बाकी रैम, रैम की टाइप्स ऑफ रैम, रोम, टाइप्स ऑफ रोम, ठीक। इसके अलावा आपने क्या करना है, रैम, रोम, कैश मेमोरी, और इसके अलावा कौन सी थी, रजिस्टर्स, और रजिस्टर्स की टाइप्स, ठीक है। अब है आपके पास नेटवर्क। आपको पता है कंप्यूटर नेटवर्क कब बनता है, a network is two or more computers that are connected so that the data and resources can be shared। दो कंप्यूटर्स को आपस में इस तरह से कनेक्ट कर दें कि वो आपस में रिसोर्सेज और डाटा को शेयर कर सकें, तो क्या बन जाएगा आपके पास, एक नेटवर्क बन जाएगा। मोस्ट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू सम काइंड ऑफ नेटवर्क, सही है। हर कंप्यूटर, जैसे आपका कंप्यूटर अभी इंटरनेट से कनेक्टेड है, तभी आप जो है ये लेक्चर सुन रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक। आप भी एक नेटवर्क का पार्ट हैं, यानी आपका सिस्टम भी एक नेटवर्क का पार्ट है। और हर नेटवर्क पे जो कंप्यूटर पड़ा होता है उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है। अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसका आईपी एड्रेस होगा। अगर आपने लैन में कोई चीज़ कनेक्ट की हुई है तो वो मैक एड्रेसेस के थ्रू कनेक्ट होती है। ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। फाइल सर्वर क्या होता है, जिसके ऊपर सारे के सारे क्या पड़े होते हैं, प्रोग्राम्स पड़े होते हैं, जिनको आप अपने कंप्यूटर के थ्रू, क्योंकि आप उस नेटवर्क का पार्ट होते हैं, तो आप उस सर्वर से, फाइल सर्वर से उन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो पास डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी फाइल या साउंड ट्रैक अपने पास डाउनलोड करते हैं, कोई फाइल, कोई ऐप, एप्लीकेशन, कुछ कोई भी चीज़, ठीक। एप्लीकेशन से याद आया, मैंने उस पर सॉफ्टवेयर का टॉपिक नहीं लिखा, सॉफ्टवेयर भी आपने करना है लाजमी। अच्छा, अब आपके पास कैटेगरीज थी इसकी, लैन, वैन, मैन, गैन, ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी थी। लैन की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने एज इट इज़ याद करनी है इनको, ठीक है। अब देखें जो लिखी हुई है, ये आपके पास क्या था, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, किस पे कंसिस्ट करता है, एक स्मॉल जोग्राफिकल एरिया पे बना होगा तो लैन। वो विद इन अ बिल्डिंग भी हो सकता है, वो आसपास के करीब करीब के अगर हम बिल्डिंग्स मिला दें तो भी आपके पास एक लैन बनेगा, ठीक है। अब ये लैन, जब बहुत सारे लैंड्स आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं तो क्या बना लेते हैं वो मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी आपकी सिटी कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, सिटीज कनेक्ट हो जाती हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैंने आपको कहा था मेट्रोपॉलिटन बड़े बड़े शहरों को कहते हैं, सही है। तो कराची की आप मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो आप, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर बहुत सारे लैंड्स आपस में इंटर कनेक्टेड हो जाएं तो वो क्या बनाएंगे, मैन बना लेंगे। अब बहुत सारे मैन्स आपस में इंटर कनेक्टेड हो जाएं, यानी बहुत सारी सिटीज़ आपस में इंटर कनेक्टेड हो जाएं तो वो वैन बना लेंगी, यानी आपके पास कंट्री वाइड कनेक्शन हो जाएगा। फिर इसी से आपका क्या बन जाएगा, कैन, जिसको आप इंटरनेट भी कहते हैं। वैसे वैन को भी कहा जाता है कि वैन, सारी कंट्रीज आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी और आपके पास वैन बन जाएगा, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनेट। स्पैनिंग अच्छा जी, इसमें इस आपने स्पीड लिखनी है, स्पीड कहाँ से कहाँ तक होती है एक लैन की, इसका स्मॉल जोग्राफिकल एरिया कितना कितना कवर करेगा ये, और क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, आपने, फिर मैं आपको बता दूँ एक बार, आपने इस चैप्टर में से वही चीज़ें करनी हैं अच्छे से रिवाइज और अच्छे से याद। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपके प्रिपरेशन पेपर का पार्ट हैं, तो आपने इन ही टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, समझना है, सुनना है, और यही चीज़ें लिखनी है। मैंने भी आपसे कहा जो अभी आपकी स्लाइड पे सामने लिखा हुआ है, आपने सिर्फ यही पॉइंट्स लिखने हैं, इसके अलावा कोई पॉइंट मत लिखिएगा, ठीक है। ये बड़े आसान से पॉइंट्स हैं, फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, यानी अगर देखें वही बात, लैन से मैंने मैन बनाया, वैन से वैन बनाया, वैन से गैन बनाया। अब इस तरह के अगर आप डायग्राम बना दें, अगर लैन से मैं आपसे मैन पूछती हूँ तो आप क्या करेंगे, लैन 1, लैन 2, लैन 3, लैन 4, लैन 3, लैन 4, ये 4 लैन्स हैं, सही है, ये आपस में कनेक्टेड हैं। मैंने इस पूरे को बोल दिया ये मैन, एक मैन, यानी एक सिटी दूसरी सिटी से क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। इनके दरमियान क्या बन जाएगा, और जब दो मैन्स आपस में कनेक्ट होंगे क्या बन जाएगा इसमें, वैन, बिल्कुल वाइड एरिया नेटवर्क बन जाएगा आपके पास। लैन बेसिक्स, अच्छा आपके पास लैन वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। अब
हमने ये चीज़ें बड़ी अच्छे से डिस्कस की हैं। लैन में आपने कौन जो वायर्ड नेटवर्क्स होते हैं उसमें आपने ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक्स केबल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं वायर ट्रांसमिशन में। और वायरलेस में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी डाटा कम्युनिकेशन के चैप्टर में, जो भी हम आगे भी रिवाइज करेंगे इन केबल्स को। और ये केबल्स आपने बहुत अच्छे से याद करनी है। जिन टॉपिक्स पे मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ वो टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं अपने एग्जाम के लिए, ताकि आपका एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा हो। अब आप कहेंगे ये तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो इन्हीं सारे टॉपिक्स से मिलकर आपका एग्जाम बना हुआ है, इसलिए आपने इन सारे टॉपिक्स की बहुत अच्छी से प्रिपरेशन करनी है। अब लाइन के चार टोपोलॉजीज हैं लाइन को कनेक्ट कराने के लिए। टोपोलॉजी क्या होती है? फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क आपके पास क्या कहलाती है? टोपोलॉजी, कि आपका नेटवर्क किस तरह से कनेक्टेड है। अच्छा जी, पहला बस है, रिंग है, स्टार है, और लास्ट वन कौन सा है आपके पास? हाइब्रिड टोपोलॉजी है। ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, मैंने आगे इसको डिफाइन भी किया हुआ है। एक कंप्यूटर जो आपके नेटवर्क में कनेक्टेड होता है उसको आप एक नेटवर्क में, अगर आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है तो वो नॉड कहलाएगा, टर्मिनल कहलाएगा, कुछ भी कहला सकता है। अच्छा जी, हब कैसी डिवाइस है जो मल्टीपल सेगमेंट्स ऑफ नेटवर्क को टुगेदर एक साथ कनेक्ट करती है। सही है, हब के थ्रू क्या होगा, सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगी। हब ब्रॉडकास्ट करती है डिवाइस को, यानी हब इज़ अ ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस। एक मैसेज एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है, लेकिन वो सबके पास जाएगा। ठीक है, आपके कंप्यूटर में नेटवर्किंग कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि आपके कंप्यूटर में एनआईसी का होना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का होना ज़रूरी है। अगर आपका कंप्यूटर जो है वो आपने कनेक्ट करना है नेटवर्क में, ठीक है, तो आपके कंप्यूटर में एनआईसी होना ज़रूरी है, आपके पास वायर्स होना ज़रूरी हैं, आपके पास नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे राउटर, स्विचेस, हब्स, गेटवेज, ये सारी चीज़ें होना लाजमी है, और एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, नेटवर्क नॉट की डेफिनेशन बताई, मैंने बताया कंपोनेंट्स ऑफ लैन। एक सिस्टम को लैन में कनेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? वायर ज़रूरी होते हैं। वायर्स में कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर, कुछ भी लिख दीजिएगा आप, फाइबर ऑप्टिक्स। इसके अलावा क्या चीज़ बताई? नेटवर्किंग डिवाइसेस बताई, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बताया विच इज़ कॉल्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एनटी भी आएगा, विंडोज़ एनटी, सन, सोलराइज और विंडोज़ एक्सपी, लिनक्स, यूनिक्स, ये सारे सिस्टम्स हो सकते हैं। अच्छा जी, लैन में क्या कर सकते हैं आप? अगर एक सिस्टम आपने अपने लैन में कनेक्ट कर लिया, एक नेटवर्क में कनेक्ट कर लिया स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में, तो क्या करेंगे आपको इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, एडवांटेजेस क्या मिलेंगे, ये आपको पता है। क्या एडवांटेज सबसे बड़ा, क्या आप रिसोर्सेज की शेयरिंग कर सकते हैं। एक प्रिंटर है, मैंने एक लैन में उसको कनेक्ट कर दिया, तो सारे सिस्टम्स पे जो जो स्टूडेंट बैठा है वो सब उस को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट आपके पास आपकी टोपोलॉजीज आ गई। टोपोलॉजीज में क्या है, ये बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी में ब्रॉडकास्टिंग होती है। सिस्टम ए से सिस्टम बी में मैसेज अगर आप भेजेंगे तो वो सारे सिस्टम्स में जाएगा। सही है, ब्रॉडकास्ट करता है, इसमें मैसेज पैकेट कोलिजन होता है, और एक के बाद एक बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह, क्रिसमस लाइट की तरह, सॉरी, क्रिसमस लाइट की तरह सारे के सारे नॉट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। और एक बैकबोन केबल होती है जिससे ये सारे के सारे नॉड्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसके ही थ्रू अगर ये ख़राब हो जाए तो आपका पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। तो आपने इसके एडवांटेजेस, ड्रॉबैक, सारी चीज़ें याद करनी है। चारों टोपोलॉजीज बहुत अच्छे से याद करनी है, याद रखिएगा। लैन की कैरेक्टरिस्टिक्स, वैन की कैरेक्टरिस्टिक्स, और चारों टोपोलॉजीज बहुत अच्छे से याद करनी है। रिंग में क्या है? अ रिंग नेटवर्क इज लाइक अ बस नेटवर्क, बट एट द एंड नेटवर्क इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट नोड। जो लास्ट नोड है वो फर्स्ट नोड से कनेक्ट हो जाएगी, एक रिंग बन जाएगा। इसमें भी बैकबोन केबल है। इसमें या तो आपका मैसेज पैकेट क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, मैसेज पैकेट कोलिजन नहीं होता। अगर आपने कोई डिवाइस ऐड कर दी है बीच में तो बड़ा मुश्किल है, और अगर इसको ट्रबल शूट करना है बीच में किसी डिवाइस को तो वो भी बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट आपके पास स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी इज व्हाट? स्टार टोपोलॉजी में एक सर्वर होता है, सेंट्रल सर्वर, और सेंट्रल सर्वर पे सारा सिस्टम डिपेंड कर रहा होता है, पूरा नेटवर्क। सेंट्रल सर्वर के थ्रू एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल ट्रांसफर करता है। आपका सर्वर रिस्पॉन्सिबल होता है, या हब, जो भी आपकी डिवाइस है वो रिस्पॉन्सिबल होगी फाइल ट्रांसफर करने के लिए। द सर्वर इज डिवाइस विच सर्व्स द clients or the systems which are connected to the server is the क्या सर्विस प्रोवाइडर।
सर्वर की डेफिनेशन क्या आएगी? सर्वर इज अ मशीन विच प्रोवाइड सर्विसेज टू दी एंड यूजर और विच टू दी क्लाइंट्स, ठीक। और वेयर एज द क्लाइंट्स कौन होंगे? सर्विस रिक्वेस्टर, एक ऐसा सिस्टम जो क्या करेगा, सिस्टम सर्विस की रिक्वेस्ट करेगा। उसने मैसेज पैकेट को सेंड किया है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तो वो जाएगा सेंट्रल सर्वर के थ्रू। सेंट्रल सर्वर फेल हो जाएगा तो आपका नेटवर्क फेल हो जाएगा। मैसेज पैकेट कोलिजन इसमें भी नहीं होता, तो ये भी बड़ा एफिशिएंट है और सबसे ज़्यादा होम यूज़ के लिए स्टार टोपोलॉजी ही इस्तेमाल की जाती है। ये डिस्कस किया था हमने। अब आ जाएं आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क पे। आपको लोकल एरिया नेटवर्क की मैं डेफिनेशन के साथ साथ एक डायग्राम दिखा दूं। देखिए डायग्राम्स का मतलब ये है, मैं आपको सारे चैप्टर्स के कंप्लीट लेक्चर्स के बाद ये इस लेक्चर का मतलब ये है कि मतलब मैं आपको ये बता दूं कि जो भी चीज़ आपने लिखनी है ना, जितनी डायग्राम्स हमने क्लास में डिस्कस की थी और रिकॉर्डेड लेक्चर्स में और द जूम क्लास पे जितनी भी डायग्राम्स हमने डिस्कस की ना, अगर आप उस डेफिनेशन के साथ वो डायग्राम बनाते हैं ना तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। सही, जैसे आपने लैन कनेक्शन बना के दिखा दिया स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में, मैन वैन इस तरह की चीज़ें, जिन जिन की डायग्राम्स पॉसिबल हैं वेरली वो आपने बनानी है लाजमी। अभी आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क किस तरह का नेटवर्क होता है? जो जो लार्ज जोग्राफिकल एरिया कवर करे, या तो कंट्री या कॉन्टिनेंट्स और इवन द होल वर्ल्ड, पूरे दुनिया को कनेक्ट कर दे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेट। उससे कहते हैं आप वैन द वाइड एरिया नेटवर्क। ये आपके पास सिटी सॉरी कंट्री टू कंट्री और द और मतलब पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब आप इसके थ्रू जो है कोई भी इमेज ऑडियो वीडियो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं अमंग डिफरेंट लैंड मैन्स। ऑब्वियसली सारे लैंड मैन्स मिलके आपका वैन बनाया, तो इन सब से होता हुआ वो चला जाएगा, और जब लैंड तक पहुंच जाएगा, लैंड में तो हम हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, तो हम तक मैसेज वो कन्वे हो जाएगा। अब ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, सही है, बिल्कुल ऐसे ही इसकी तैयारी कीजिएगा जैसे ये लिखे हुए हैं कि लार्ज एरिया कवर करते हैं, सैटेलाइट फ़ोन ट्रांसमिशन में इस्तेमाल है। इसके अलावा क्या है, टिपिकली दे हैव लो डाटा ट्रांसफ़र रेट एंड हाई प्रोपिगेशन डिले, सही है, डिले भी हो जाता है, लो ट्रांसफ़र रेट भी है, और कम्युनिकेशन स्पीड भी स्लो है, कितना लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है, और इसका बिट रेट भी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू लैन वैन। अच्छा जी, एग्जाम्पल में आप वैन की क्या लिखेंगे? दी इंटरनेट, द 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड सिस्टम और अ नेटवर्क ऑफ बैंक कैश डिस्पेंसर्स। ये सारी एग्जाम्पल्स किस में आएंगी? आपकी वैन में आएंगी। ये आपके पास दो लैंड्स आए, दो लैंड्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए और ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क बन गया। अच्छा, इंटरनेट भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन अब हम इस लेक्चर को अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगी जिसमें हम इंटरनेट डिस्कस करेंगे। और आपको पता है इंटरनेट आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क ही है, या फिर जिसे गैन कहते हैं, ग्लोबल एरिया नेटवर्क, ठीक। और आपने बड़ी अच्छी सी इसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी प्रिपेयर की थी जिसमें आपने इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी और आपको पता था, लेकिन हम इसकी कुछ टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज जो है रिवाइज करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ताकि अगर हमारे पास वो एमसीक्यूज में आए तो हमें पता हो कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।